तो जय हिंद बच्चा लोग, जय हिंद जय हिंद, जय भारत और जय जवान जय किसान जय विज्ञान। विज्ञान के कारण ही आज हम लोग मिल रहे हैं और इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस द न्यू टॉपिक based on the potential, electrostatic potential. In previous lecture we discussed about the electrostatic potential due to point charge. In today's lecture we will discuss about the electrostatic potential due to second वाला क्या था याद करो, डाइपोल। क्लियर ना? तो यही हमारी जर्नी चलेगी कि हम लोग पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल देख लिया और अब हम डाइपोल का देखने वाले हैं। तो आज हमारा 2.4 जो टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल। सिंपल, ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। थोड़ी सी जगह ले लेते हैं क्योंकि डायग्राम बनाना है। अब ये समझते हैं जो प्रीवियस लेक्चर है उसका इसमें थोड़ा सा यूज हो रहा है। किसका यूज हो रहा है? इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, सो दैट वी हैव टू रिमेंबर। ओके, कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। क्लियर है? के क्यू बाई आर ये आना चाहिए। then we can understand this topic, so that we have to remember this potential due to point charge. now बच्चा लोग, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम कैसे बनता है? देखो, डाइपोल का तो मैंने यहाँ पे वर्टिकल डाइपोल बना दी। वर्टिकल डाइपोल यानी कुछ नया नहीं है, डाइपोल को वर्टिकल पोजीशन में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, ये डाइपोल का सेंटर, ये डिस्टेंस ए लिया तो ये डिस्टेंस भी ए हो जाएगा क्योंकि दो पोल्स जो है उनके बीच का डिस्टेंस 2a होता है। ये सेंटर है, इसको नाम मैं दे देता हूँ A और इसको नाम दे देता हूँ B। बोलो क्लियर डाइपोल? हाँ के ना बच्चों? मैसेज करो क्लियर हुआ ना? ये डाइपोल है, माइनस क्यू और प्लस क्यू आता है आप लोगों को, ये पहले पढ़ चुके चैप्टर नंबर 1 में। अब हम क्या बात कर रहे हैं, ध्यान से समझो। माइनस और प्लस उसकी डायरेक्शन में हम लोग डाइपोल मोमेंट लिखते हैं। क्या डाइपोल मोमेंट आपको पता है चैप्टर 1 की? Q इंटू 2a। क्या होता है बेटा? Q इंटू 2a क्या होता है? Q इंटू 2a। क्लियर ना? बिल्कुल हाँ। तो यही है हमारी डाइपोल मोमेंट, Q इंटू 2a। अब इसके आसपास पोटेंशियल कितना? तो हमने जब चैप्टर 1 में पढ़ा था तब हमने देखा था कि एक्सिस ऑफ द डाइपोल एंड इक्वेटर ऑफ द डाइपोल, वहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर फॉर पॉइंट चार्ज, बट उसके बाद के पी याद है ना पूरा 2kp kp पूरा बड़ा ब्रैकेट, फिर ग्रेटर देन ये सारे इक्वेशन हमने देखे थे, बस 2 पॉइंट पे देखे थे, एक्सिस एंड इक्वेटर। और फिर रैंडम पॉइंट पे भी मैंने बताया था कि इनके अलावा अगर कोई पॉइंट हो तो किस तरह से फाइंड करना है। इसी तरह से इसमें डायरेक्टली हम लोग रैंडम पॉइंट की बात करेंगे, उस पे से हम लोग एक्सिस और इक्वेटर का इक्वेशन डिराइव कर लेंगे। तो पहले हम रैंडम पॉइंट की बात कर लेते हैं। कौन से पॉइंट की बात कर लेते हैं बेटा? रैंडम। ठीक है, अब वो पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है। अब वो पॉइंट डाइपोल के सेंटर से मान लो वो पॉइंट P आर वेक्टर पोजीशन पे या आर दूरी पे है। दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पॉइंट। किसके बारे में इंफॉर्मेशन है? अबाउट द पॉइंट विच इज प्लेस्ड एट द आर पोजीशन with respect to the center of the dipole which is placed
at r position with respect to center of the dipole, and the angle between the moment, dipole moment p and r vector is theta. Okay, तो ये है इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉइंट at which we have to find out the electrostatic potential due to this dipole. Okay, now consider two things here about the point. The point is placed at the r position with respect to the origin, the dipole, and second thing, the angle between the dipole moment and the r vector is theta. Okay, ये दो बातें समझनी है क्योंकि यही इक्वेशन में हमें लानी रहेंगी. ओके, अच्छा, दूसरा हमें क्या क्या पता है? हमें डाइपोल की सारी इंफॉर्मेशन पता है और पॉइंट P कहाँ है वो इंफॉर्मेशन पता है. समझ में आ रही है? डाइपोल की इंफॉर्मेशन क्या है? उसका चार्ज -q + q, दोनों पोल के चार्ज पता है. उनके बीच की दूरी 2a है, ये पता है. डाइपोल की मोमेंट P वेक्टर है, ये पता है. क्लियर? वी हैव टोटल इंफॉर्मेशन अबाउट द डाइपोल and about the position of the particle, theta angle and r distance. Okay, now what we have to do? We have to find out potential at P. Now there is a large process, long process, large या long बोलते हैं, लंबी दूरी का घोड़ा है. 4 मार्क की थी ये, तो लंबी तो रहेगी, बट मैंने इसको एक लॉजिकली 4 स्टेप में डिवाइड कर दिया है. बढ़िया सिंपल आपको आ जाएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले हम लोग एक जो बोर्ड है वो नॉर्मली भर देते हैं, जो देसी तरीका है आपको आएगा. पोटेंशियल देखो, पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस Q कितना होगा? तो V1 मैं उसको नाम दे देता हूं. ये पॉइंट चार्ज हो गया. पॉइंट चार्ज के कारण Q अपॉन डिस्टेंस. अब ये डिस्टेंस तो पता नहीं है, ये डिस्टेंस तो पता नहीं, तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग? R1. तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा बेटा? R1. बोलो, समझ में आया? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है? Q अपॉन R होता है. पर यहाँ पे डिस्टेंस पता नहीं था, इसलिए हमने सपोज कर लिया R1. बिल्कुल क्लियर. दूसरी स्टेप में हम बात करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू -Q. V2 इज इक्वल टू पोटेंशियल एट P. V2 इज इक्वल टू K -Q अपॉन डिस्टेंस. तो यहाँ से डिस्टेंस कितना पता नहीं, तो हमने क्या मान लेना है? R2. हम यहाँ क्या लिखेंगे बेटा? R2. खत्म. यस और नो? बिल्कुल. ये भी पॉइंट चार्ज, ये भी पॉइंट चार्ज, और हमें प्रीवियस लेक्चर में पता है कि पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल कितना होता है? Q अपॉन R. जो वैल्यूज थी यहाँ पे हमने सपोज किया R1 एंड R2, वो भी हमने रखी और आंसर लेके आए. अब ये बात बताइए, आपको एक टीचर ने होमवर्क दिया, दूसरे ने भी दिया, तो आपके पास टोटल होमवर्क कितना हुआ बेटा? एक टीचर ने भी होमवर्क दिया, दूसरे ने भी दिया, तो टोटल होमवर्क कितना हुआ? तो पोटेंशियल, और वी कैन से टोटल पोटेंशियल एट P. तो आप बोलोगे सर पहले टीचर ने दिया प्लस दूसरे टीचर ने होमवर्क दिया, वो हुआ टोटल होमवर्क, यानी पहले का पोटेंशियल प्लस दूसरे का पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल. इसका इक्वेशन KQ अपॉन R1, इसका -KQ अपॉन R2. ठीक है. अब क्या कॉमन आ रहा है? तो सेम है, बाहर निकाल लो. KQ इंटू द ब्रैकेट 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2. ये आपका बन गया आंसर, इक्वेशन नंबर 1. समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं? ये तो आपको आना ही आना है, ये तो आपको आना ही आना है बेटा. इसको तो आपको समझना ही समझना रहता है. ये तो सर हमें आता है, सिंपल ट्रिक है. हाँ के ना? बोलो, मैसेज करूं? क्या सिंपल ट्रिक थी? बिल्कुल सर, बहुत ही इजी है ये तो.
दोनों का फाइंड किया और दोनों का ऐड कर दिया, और क्या किया? कुछ नहीं किया। अब क्या आप सेटिस्फाइड हो इस इक्वेशन से? यस और नो? क्या आप सेटिस्फाइड हो इस इक्वेशन से? यस और नो? ना, हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, क्योंकि सर इस इक्वेशन में जो हमने सपोज किए हैं R1 R2 वो आ रहे हैं, और ये तो नेचुरली क्वेश्चन में दिए ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में तो R, P, Q, 2A और ये थीटा ये दिए थे। ये तो आपने जरूरत पड़ने पे सपोज किए। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो सर क्या ये इक्वेशन हम फाइनली लिख सकते हैं? मैंने कहूँगा नहीं भाई, क्योंकि जो पता ही नहीं है वो इक्वेशन में कैसे होगा। इसीलिए अब जो नेक्स्ट स्टेप्स आएंगे, जो 4 स्टेप, वो 4 स्टेप इन दो की वैल्यू फाइंड करने के लिए बनाई गई है। एनसीईआरटी ऐसी कोई स्टेप्स हमें अलग से प्रोवाइड नहीं करती है, बट उसी में से मैंने अलग अलग पार्ट बना के आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसलिए आपको समझनी है और उसको फिर याद रख लेना। फॉर बोर्ड्स and for JEE and NEET you have to remember the final answer due to a potential due to diagram. Okay, let's take the screenshot of this. जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ला बच्चा, ले ला जल्दी जल्दी, ले लो फटाफट। ले लिया? यस। चलो तो इसको हटा देते हैं, हमें इसकी जरूरत है, इसको यहाँ रख देते हैं संभाल के, क्योंकि लास्ट में वापिस 4 स्टेप कंप्लीट करने पे हम लोग यहीं आएंगे। तो भाई टोटल पोटेंशियल एट P V बराबर KQ कॉमन 1/R1 माइनस 1/R2। ये हमने क्या बनाया? इक्वेशन नंबर 1। अब इसको हटाएंगे। क्यों सर हटा क्यों रहे हो? क्योंकि ये तो आपको आ गया है। अब हम क्या करने वाले हैं? अब मैं क्या करने वाला हूं, आपको क्या बताने वाला हूं? अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप्स लिख देता हूं। स्टेप्स फॉर फाइंडिंग, कुछ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना था? कि क्यों तो पता है, क्या फाइंड करना है? 1/R1 एंड 1/R2। मैंने आपके लिए इस तरह से लिखा हुआ है, आपको बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे नहीं लिखना है, ये आपके लिए नोट्स टाइप हो सकता है। ठीक है, चलिए तो समझते इसको किस तरह से हम लोग समझने वाले हैं। तो जो बेटा पहली स्टेप है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या है वो देखते हैं, ये समझते हैं। स्टेप नंबर 1 कि सबसे पहले आपको यूजिंग कोसाइन रूल, फाइंड R1 स्क्वायर एंड R2 स्क्वायर। पहली स्टेप ये है, आपको कोसाइन रूल यूज करना है। कोसाइन रूल क्या है ये बता देता हूं। एक ट्राइंगल है जिसमें ये एंगल A है, ये एंगल B है, ये एंगल C है। एंगल A के सामने वाली साइड A है, B के सामने वाली स्मॉल b, C के सामने वाली स्मॉल c। इसको थोड़ा बड़ा करें। ओके, अब अगर आपको कोई एक साइड फाइंड करनी है तो वो रूल आता है बेटा कोसाइन। तो कैसे फाइंड करते हैं? देखो, A का स्क्वायर इज इक्वल्स टू A साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा? देखो, B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर, जो दूसरी दो साइड है उनके स्क्वायर का एडिशन, माइनस 2BC कॉस B और C के बीच का एंगल क्या है? A। समझ में आया बेटा? दिस रूल इज कॉल्ड कोसाइन। समझ में आ गया कि नहीं? यस, सबको समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर मुझे B स्क्वायर फाइंड करना होता तो B के अलावा दो साइड है उनका स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2A इंटू C कॉस
उन दो साइड के बीच का एंगल, ए और सी के बीच का एंगल, या स्मॉल बी के साइड सामने वाला एंगल, स्मॉल बी के सामने बी स्क्वायर, सॉरी बी कैपिटल बी, नॉट बी स्क्वायर, बी के सामने कैपिटल बी एंगल। समझ में आया? इसी तरह सी स्क्वायर भी लिख सकते हो ना बेटा, इसी तरह से सी स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं सर। यस बिल्कुल 101% लिख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी करो। डन? यस और नो? यस डन। बाकी है, मैं भी हटा देता। ओके, वही कोसाइन रूल यहाँ पे लगेगा। आपको R1 स्क्वायर निकालना है, R1 स्क्वायर में इस ट्राइंगल की बात करें, R1 स्क्वायर, तो इन दो साइड का स्क्वायर का एडिशन R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA cos थीटा। क्या मैंने सही लिखा बेटा? यस और नो? क्या सही लिखा? यस। R1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA इंटू कॉस थीटा। बिल्कुल सही, समझ में आ गया? बस R1 आ गया ना, तो R2 तो उसके जैसा ही होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा सा कॉस थीटा वाली टर्म में थोड़ा सा चेंज होगा। चलो R2 स्क्वायर के लिए ये ट्राइंगल आ जाएगा BOP, यहाँ AOP था, ये BOP। R2 का स्क्वायर यानी R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कॉपी पेस्ट, माइनस 2RA कॉपी पेस्ट, कॉस R और A का यानी R2 के सामने वाला एंगल, ये वाला टोटल पाई होगा, ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा बेटा? पाई माइनस थीटा। क्या लिखेंगे हम लोग? पाई माइनस थीटा। ओह सॉरी, कॉस तो रह गया, कॉस पाई माइनस थीटा, कॉसाइन रूल है और कॉस ही छोड़ दिया मैंने। अच्छा, पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा। अब बताइए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस थीटा बराबर क्या होगा? तो यहाँ पे ऑल STC, ये कुछ आ रहा है, ऑल STC, यहाँ पे पाई और ये है पाई माइनस यानी क्लॉक वाइज, पाई माइनस थीटा। पाई में से थोड़ा सा एंगल निकालोगे आप कौन से क्वाड्रेंट में आ जाओगे? साइन वाले में, जिसमें साइन और उसका उल्टा यानी कॉसेक। यस, वो पॉजिटिव रहेगा, बट यहाँ पे कॉस है, जो कॉस रहेगा वो नेगेटिव रहेगा, तो माइनस साइन आ जाएगी। फिर आपको चेक करना है कि फंक्शन चेंज हो रहा है या नहीं, तो आपको पता है फंक्शन चेंज नहीं होगा, क्योंकि पाई है इसलिए। क्या है? पाई है इसलिए, तो यहाँ पे कॉस ही रहेगा और एंगल है थीटा, तो कॉस पाई माइनस थीटा क्या लिखा जाएगा बच्चों? माइनस कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे हमारा जो R2 का इक्वेशन बन जाएगा, एक तो ये बन गया R1 का, अब दूसरा R2 का। मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बोर्ड के लिए स्टेप में जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे R2 का स्क्वायर फाइनली आपको मिलेगा R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA cos थीटा। क्या ये समझ में आया बेटा? क्या ये भी समझ में आया? हाँ, कई बच्चों को ऑल STC अगर पता नहीं है तो वीडियो देखो या नोट्स को देखो कि भाई सर ने क्या नोट्स करवाई है। करवाई है ना? यस, सारी चीजें करवाई हुई है, बस समय जाता है तो थोड़ा याद नहीं रहता, ऐसा हो जाता है, फिर उसको रिवीजन कहते हैं ना। और हम लोग क्या करते हैं, देखो तरीका देखिए, छुट्टी होती है ना, छुट्टी क्या होता है, जैसे कि संडे, तो सोसाइटी में संडे का मतलब ये हो चुका है अभी
मॉडर्न सोसाइटी में एंजॉयमेंट डे, जो वेस्टर्न कल्चर से आ रहा है। बट रियलिटी व्हाट इज संडे? व्हाट इज संडे? सन का दिन यानी सूरज का दिन, यानी आपको सूरज के जैसे, सन के जैसे ब्राइटर होना है। फॉर इंप्रूविंग द ब्राइटनेस, अगर आप डायमंड हो तो आपको घिसाई करनी पड़ेगी खुद की अच्छे से, रिवीजन करना पड़ेगा अच्छे से, इसीलिए उसको संडे बोला जाता है। हाँ, ये मेरी डेफिनेशन अलग से। रिवीजन डे, यस डेफिनेटली, और वी कैन से इम्प्रूवमेंट डे, ओके। और इसके अलावा ये डे कहाँ होता है? तो देखो, हर दिन मॉर्निंग में आप 7:30 को स्टार्ट कर रहे हो या 8:30 को स्टार्ट कर रहे हो आपका जो लेक्चर है, उससे पहले आप आधे घंटे का आपका सेल्फ जो क्लीनिंग है उसके लिए टाइम निकाल दीजिए, और बाकी के 1-2 घंटे और बचाइए और वो 2 घंटे रिवीजन करिए। यानी 5 o'clock इन द मॉर्निंग खड़े हो जाइए और 5 to 5:30 अपना काम फिनिश करिए। फिर 5:30 जो है आप रिवीजन करिए, MCQ सॉल्व करिए, रीडिंग करिए। इससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट डे नेक्स्ट लेक्चर्स की मिलती जाए। तो ये अपना तरीका बनाओ। सब लोग कह रहे हैं कि संडे एंजॉय करना है, तो वो आपके लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने गोल बनाया है और वही गोल के लिए जो रिक्वायर्ड है वो आप कर रहे हो, और उसी में आपकी एंजॉयमेंट होना चाहिए। असल में एंजॉयमेंट का मतलब ये है कि आप खुश रहो। आपको पता है आपका जो फ्यूचर का गोल है उसके रिगार्डिंग अगर काम हो रहा है तो आप खुश हो। मान लो मैं यहाँ पढ़ाने के अलावा टाइम पास करूं तो आप खुश नहीं, दुखी होगे, क्योंकि आपका जो फ्यूचर है उसके लिए मैं इस समय काम नहीं कर रहा। तो इसी तरह से आप अपने फ्यूचर के लिए एवरी मोमेंट ऑफ योर टाइम यू हैव टू यूटिलाइज, ओके, सो दैट बी कॉन्शियस। हाँ, हमेशा समय का उपयोग करना जानिए। अगर समय मैनेज नहीं हो रहा है तो मैनेज मत करो, वो होगा भी नहीं। आप सिर्फ प्रोसेस पे फोकस कीजिए। गोल अचीव करना है, प्रोसेस पे फोकस कीजिए। मैनेजमेंट ऑलरेडी आपके अंदर है और आ जाएगा। आपसे नहीं हो रहा है ऐसा मत सोचो। किसी से पहली बार तो सभी से नहीं होता है, पहली बार नहीं, कई बार ट्राई करने के बाद भी नहीं होता है, बट वो टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली रूटीन में आ जाता है। जैसे हम लोग 7:30 से मैं स्टार्ट करता हूँ, तो कई बार लेट भी तो होते हैं ना थोड़ा थोड़ा, पर 7:30 को स्टार्ट कर देना है। फिर उसमें चाय पीना रह गया या कुछ काम करना रह गया, वो रह गया। समझ रहे हो? यस। तो ये ध्यान रखो बेटा, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए आपको एंजॉय करना है ये प्रोसेस। क्या एंजॉय करना है? ये प्रोसेस। समझ रहे हो ना बेटा? यस और नो? यस। बिल्कुल क्लियर ना? मेरी बातें थोड़ी अजीब लगेंगी। काम न करना इज नॉट एंजॉयमेंट। आप देखो तो आपकी बॉडी हमेशा काम करती रहती है। आप ऐसा सोचते हो कि काम न करना एंजॉयमेंट है। मान लो आपकी बॉडी है, वो एक दिन ऐसा सोचे कि आज मैं हार्ट को थोड़ा आराम दे देता। सोचो, आज के दिन हार्ट का संडे है, हार्ट काम नहीं करेगा। यानी आप आसपास से जो बातें मिल रही हैं उनसे अपना लॉजिक मत सेट कीजिए। आप बॉडी और नेचर जो रियलिटी में है, जिससे हम बने हुए हैं, उसके बारे में, उसका नेचर बिहेव कैसा है कर रहा है वो देखिए, वैसे आपको चलना है। ठीक है, चलो आइए हम आगे चलते हैं, नहीं तो बातें होती रहेंगी। बट ये बातें मोटिवेशन की जरूरी है बच्चों, क्योंकि कई बार हम अपने हिसाब से या आसपास के एवरेज 10 और 20% का जो थॉट है उसको गेन करते हैं और अपनी लाइफ डिजाइन करते हैं ना। यू आर यूनिक,
आप यूनिक पर्सन हो, आपकी लाइफ आप अपने हिसाब से डिजाइन कीजिए, जो उसमें रिक्वायर्ड है वो आप डालिए, जो मिलता है आसपास से वो नहीं डालना है, जो आपके लिए रिक्वायर्ड है वो डालना है। खाने में भी ऐसा ही करना है, सभी चीज़। क्या मेरी बात समझ में आ गई? स्टेप 1 स्टेप 2 भी कर देते हैं भाई। देखो दोनों सेम है, सिर्फ कॉस वाली टर्म में यहाँ माइनस है, या कॉस वाली टर्म में प्लस हो गया क्योंकि पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया इसलिए। अब सेकंड स्टेप देखिए, टेक r² एज कॉमन एंड यूजिंग a less than r put a² by r² अप्रोक्सीमेटली 0। ये दो काम आपको करने हैं। देखो सबसे पहले आपको r² को कॉमन निकालना है। तो r² का जो इक्वेशन है उसमें से आपको r² को कॉमन निकालना है। तो r² अगर आपने कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बचेगा? मैसेज करो, यहाँ क्या बचेगा? क्या बच रहा है? r² अगर कॉमन आ गया तो यहाँ 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा? a² बाई r² माइनस 2 r अपॉन r² यानी a बाई r cos थीटा। क्लियर? 1 मिनट रुकते हैं बच्चों। चलो बच्चों, सैनिटाइजिंग प्रोसेस चल रही है सोसाइटी में, तो हम सोसाइटी में रहने लगे हैं। अच्छा, सैनिटाइजिंग प्रोसेस चल रही है इसलिए थोड़ा सा आवाज़ बन रहा है। ओके नेक्स्ट, r² इसमें से अगेन r² निकाल लो। यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे r² नहीं है तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे भी r² से डिवाइड करेंगे तो a बाई r बचेगा cos थीटा। अब आप ऑब्जर्व करोगे कि जहाँ cos है सिर्फ वही साइन का डिफरेंस आ रहा है, बाकी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। हाँ कि ना? यस और नो? यस। अब देखिए हियर a less than r so that a² by r² अप्रोक्सीमेटली 0। ये लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं, क्योंकि अगर a से r बहुत बड़ा है तो उसका स्क्वायर करोगे तो r² बहुत बड़ा आएगा और a² और छोटा हो जाएगा। छोटे के नीचे डिवाइड में बहुत बड़ी वैल्यू तो 0.00000 आंसर आएगा, यानी उसको हम अप्रोक्सीमेटली 0 कर देंगे। यस और नो? यस, समझ में आया? तो अब हम क्या लिखेंगे इसका यूज करके, r² इज इक्वल टू r² इंटू द ब्रैकेट 1 माइनस 2a बाई r cos थीटा एंड r2 का स्क्वायर क्या लिखा जाएगा? r² इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस 2a बाई r cos थीटा। क्या बच्चों समझ में आई मेरी बात? ये वाली इन दो में से सिर्फ ये दोनों 0 कर दो, बाकी जो बचा वो लिख दो। समझ में आया कि नहीं? मैसेज करो बच्चों, समझ में आया बच्चों? यस, यस और नो? जल्दी जल्दी। ये सिंपल है ना, इसको 0 नहीं करना है क्योंकि ये बहुत छोटा नहीं होगा, पर a² बाई r² बहुत छोटा हो जाएगा, 0.00001 या कुछ ऐसा आंसर आएगा, तो आंसर इसका 0 हो जाएगा। ये 0 नहीं होगा, ये a बाई r। इजी। चलो 2 स्टेप हो गए, आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी की 2 करते हैं फटाफट। एक 10 स्क्रीनशॉट बचा लो, एक 10 स्क्रीनशॉट। हो गया? हो गया? अब स्टेप 3 देखो। स्टेप 3 क्या है? बिल्कुल इसी से जुड़ी हुई है। स्टेप 3 में आपको चाहिए क्या भाई? अब चाहिए क्या? आपको 1/r1 निकालना है। ये तो आपने r1² निकाला, तो 1/r1 निकालने के लिए पहले r1 तो थी,
R1 चाहिए, इसीलिए आपको टेक स्क्वायर रूट एंड पहले स्क्वायर रूट एंड रेसिप्रोकल स्क्वायर रूट लो, फिर उसको उल्टा कर दो, क्योंकि आपको R1/R1 चाहिए, तो ये तो R1 स्क्वायर है, तो पहले R1 बनाओ फिर उसको उल्टा कर दो। ओके, तो R1 इसका हो गया रूट, फिर उसको उल्टा यानी 1/R1। क्या बच्चों समझ में आया? 1/R1। इधर R स्क्वायर का रूट R और उसका उल्टा 1/R इंटू द ब्रैकेट। इस पूरी टर्म का रूट यानी पावर हो जाएगी 1/2 और उसका उल्टा है यानी वो 1/2 वाला जो टर्म है वो पूरा नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में। पर हम डिनोमिनेटर में न लिखे तो क्या करना पड़ेगा बताओ? यहाँ पे देखो 1 - 2a/r cos थीटा, इसको मुझे 1/2 करना है और डिनोमिनेटर में नहीं लिखना है, तो क्या पावर कर देनी है? -1/2। यस, राइट आंसर। सिमिलर प्रोसेस इन दिस, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट बेटा, कोई नई बात नहीं है, बट cos थीटा वाली जो साइन है वो उल्टी आएगी सी, बस सेम इसके जैसा ही कॉपी। देखो इसमें भी वही होगा, इसमें भी वही सेम है, पर सिर्फ cos थीटा वाली साइन यहाँ पे उल्टी रहेगी। ये हो गई हमारी स्टेप नंबर 3, दो काम एक साथ, स्क्वायर रूट और रेसिप्रोकल। स्टेप 4 लास्ट स्टेप। अब लास्ट स्टेप में आपको ये जो -1/2 पावर है इसको निकालना है। तो अगेन हम लोगों ने जो स्टेप 2 में किया वही यहाँ पे करना है। 2 और 4 में थोड़ा सा सेम टू सेम रहता है, थोड़ा सा सेम टू सेम रहता है 2 और 4 में। 4 में क्या रहता है ये देखो, 4 में बहुत बढ़िया बात होने वाली है। 4 में बहुत, क्योंकि हमें फाइनल आंसर मिला, एंड पॉइंट पे आ रहा है, एंड गेम चल रही है हमारी, एवेंजर्स एंड गेम हो रही है। अब एंड गेम की तरफ आ गए। अब एंड गेम में क्या है? थेनोस आ रहा है, थेनोस आ रहा है। थेनोस अपना थोड़ा मारेगा, पर यहाँ पे जो थेनोस है वो थेनोस नहीं है, वो बाइनोमियल है। कौन है? बाइनोमियल। ओके, तो यहाँ पे हम लोग हियर R is less than A, oh not A, A is less than R, then use binomial थियोरम। यानी बाइनोमियल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने थियोरम बनाया है कि अगर 1 प्लस और 1 माइनस के बाद वाली टर्म बहुत छोटी हो तो एक एक्सपांशन सीरीज उन्होंने बताई है, बट उस एक्सपांशन सीरीज में जो टर्म है इसका स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर 4 पावर, फिर 5 पावर, यानी हाई ऑर्डर पावर होती जाएंगी। आपको चिंता नहीं करनी उसकी। तो अगर ए आर से बहुत छोटा है तो a/r बहुत छोटा हो गया, ऐसा कह सकते हैं। अगर a/r छोटा है तो उसका स्क्वायर और भी छोटा, उसका क्यूब और भी छोटा, यानी हायर ऑर्डर टर्म्स हमें नहीं लिखनी है। तो यहाँ पे शॉर्टकट तरीका ये है, मैथ्स वालों के अलावा, मैथ्स वाले तो ये जानते हैं उनको आता, बट बायो के लिए मैं शॉर्टकट तरीका ये बताता हूँ। जो -1/2 पावर है उस पावर को बीच में मल्टीप्लाई कर दो, बस हायर ऑर्डर इग्नोर हो गई। ठीक है, ऐसा लिख दो। तो ये 1 माइनस है, पर ये अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटू 2 1, और बाकी जो बचा वो a/r cos थीटा। क्या समझ में आया बेटा? -1/2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तो 2 कट माइनस का प्लस, बाकी बचा वो लिखा। सिमिलरली 1/r2 1/r1, यहाँ पे -1/2 यानी -a/r cos थीटा बचेगा। क्या बच्चों क्लियर? 4 स्टेप खत्म और ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, बिल्कुल तरीके से आ गया।
बिल्कुल तरीके से आ गया। बोलो समझ में आई? चार स्टेप बिल्कुल क्लियर ना। पहली स्टेप यूजिंग कोसाइन रूल, फाइंड r1 स्क्वायर एंड r2 स्क्वायर। सेकेंड स्टेप, टेक r स्क्वायर एज कॉमन एंड मेक a स्क्वायर बाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 0 अप्रोक्सीमेटली। 2 हो गया। तीसरा स्टेप क्या था? तीसरा स्टेप ये लिखा हुआ है, टेक स्क्वायर रूट एंड रेसिप्रोकल, तो ये मिल गया। एंड फाइनली यूज binomial theorem because a is less than r, then you can use binomial. Simple logic for biology, multiply the power here. Okay, power को यहाँ लेके आ जाओ, खत्म। You will get the binomial expansion। और यहाँ पे एक्सपेंशन लिखना नहीं क्योंकि हायर ऑर्डर 0 हो जाएंगे। डन ना बेटा? अब क्या करना है? अब ये इसमें रखना है और आंसर लाना है। स्क्रीनशॉट लो, फिर रखते हैं और आंसर लाते हैं। जल्दी 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 करो बेटा। डन के नहीं? डन। ओके, अब यहाँ इसको रखते हैं ना, इसको रखेंगे तो पता तो होना चाहिए ना। 1/r1 1/r2। यहाँ पे स्टेप्स खत्म हो गए 4। ओके, फिर वापस आ जाते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। v इज इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा? 1/r1 माइनस 1/r2 के क्यों। अब 1/r1 जो हमने ऑब्टेन किया वो लिखने वाले हैं। 1/r1 हमने क्या ऑब्टेन किया है वो लिख रहे हैं, बट थोड़ा सा कॉन्शियस रह के लिखते हैं। दे दनादन नहीं करना है। वी हैव टू स्टॉप हियर बिकॉज इन दोनों की टर्म्स में आप देखो 1/r इज कॉमन, उसको मैंने लिख दिया यहाँ पे बाहर, और जो बचा वो लिखना है अंदर। 1/r1 में ये टर्म बचेगी तो लिखता हूँ 1 प्लस a/r cos थीटा माइनस 1/r2 वाली में ये टर्म बचेगी क्योंकि ये तो कॉमन आ गया, तो ये टर्म आएगी। बट यहाँ पे माइनस है, इसीलिए यहाँ पे दोनों की जो साइन है चेंज हो जाएगी। यहाँ पे -1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस a/r cos थीटा। सिंपल मैथ्स है, इसको याद नहीं रखना है। सिंपल क्या है बेटा? मैथ्स है। क्या बच्चों 1 कट हो गया, देखो क्या मिलेगा, k/r इंटू द ब्रैकेट a/r cos थीटा प्लस a/r cos थीटा। सेम टर्म का एडिशन यानी ट्वाइस हो जाएगा 2a cos थीटा बाई r। ठीक है? अच्छा, अब क्या करना जाएगा? बस अब सिंपल जो बन रहा है वो बनाइए जाइए, खाते जाओ, बनाते जाओ। तो भाई q इंटू 2a कुछ पढ़े हुए हो, बताइए क्या होता है? q इंटू 2a क्या होता है? ये तो कुछ जाना पहचाना लगता है। यस, डाइपोल की मोमेंट होती है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा kp cos थीटा अपॉन r का स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। फाइनल आंसर जो इतना लंबा थियरी चला उसका फाइनल आंसर ये आता है कि p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। सिंपल है ना? 4 स्टेप फॉलो करने बच्चों, एंजॉय करना तो है। देखो गाड़ी चला रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह जाना ही जाना है। अगर आपने डिसाइड किया है कि सर हमको जाना ही जाना है तो उसको एंजॉय कीजिए ना। क्यों दुखी हो? हाँ, किसने कहा है? यस, एंजॉय करते जाओ, 4 स्टेप लगाते जाओ, स्टेप को समझते जाओ। यही तो काम करना। आप कोई मूवी देख रहे हो, उसको समझ ही नहीं रहे हो, उसको एंजॉय ही नहीं कर रहे हो, तो फिर चाहे वो बाहुबली हो या मूंगफली हो, सेम रहेगी, कोई फर्क नहीं। आप अपने हिसाब से उसको एंजॉय कीजिए। यस, एंजॉय एवरी मोमेंट। ओके, तो ये समझ में आ गया बेटा, kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब अगर आप एंजॉय कर रहे हो तो आपको इसमें भी कुछ शॉर्टकट दिखेगा,
अगर आप दुखी हो, ये क्या आ रहा है, ये क्या हो रहा है, तो कुछ नहीं दिखेगा। देखो इसमें भी हम कुछ देखते हैं। क्या देखते हैं, देखो थोड़ा सा समझते हैं इसको शॉर्टकट बनाते हैं। इसको मैं पीक के लिख सकता हूँ, हाँ, अपॉन आर स्क्वायर। इससे क्या शॉर्टकट बन गया, शॉर्ट ट्रिक बन गई। ट्रिक क्या बनी समझिए। एक बंदा है फिजिक्स में या मैथ्स में जिसका नाम कॉस थीटा है। अब वो कॉस थीटा ने थोड़ी पीली, तो पीके कॉस थीटा रोड पे 2 बार गिरा। समझ में आया किसी को? हो तो समझ में आएगा, नहीं हो दुखी हो, अरे यार क्या ये नया फिर आया, नया नहीं, मजा आया। यस, पीके कॉस थीटा, हालांकि अच्छी बात नहीं है, रोड पे गिरना अच्छी बात नहीं, डबल बार। यस, पीके कॉस थीटा रोड पे डबल बार गिरा तो क्या हुआ, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। समझ में आया? पीके कॉस थीटा रोड पे 2 बार गिरा तो आपको मिल गई इक्वेशन किसकी, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। अब थोड़ा सा चलना है आगे और देखिए, घबराना नहीं है बेटा, मजेदार बात होने वाली है। क्या बेटा आप वेक्टर p डॉट आर कैरेट कर सकते हो? वेक्टर p डॉट आर कैरेट कर सकते हैं। कैसे? a डॉट b क्या करते थे, ए बी कॉस थीटा, तो p वेक्टर का वैल्यू आ जाएगा p, आर कैरेट का वैल्यू, यूनिट वेक्टर का वैल्यू 1 और कॉस उनके दोनों के बीच का एंगल, तो कॉस थीटा, ठीक है। तो ये क्या लिखा गया बेटा, p कॉस थीटा। यानी यहाँ पे कुछ यूनिक हुआ कि p कॉस थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो बेटा, a वेक्टर p डॉट आर कैरेट अपॉन आर स्क्वायर। क्या समझ में आया? ये वाला इक्वेशन भी बेटा, ये भी समझना है और ये भी याद रखना है। समझ में आया क्या? नहीं, वेक्टर p डॉट आर कैरेट p cos थीटा होता है, ये तो प्रूव हो गया ना, क्योंकि p और आर कैरेट उन दोनों के बीच का, आर कैरेट यानी इसकी डायरेक्शन, उन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो वी कैन राइट लाइक दिस, यस और नो। चैप्टर 4 11th स्टैंडर्ड, a डॉट b इज इक्वल्स टू ab cos थीटा, a डॉट b इज इक्वल्स टू ab cos थीटा। उसी तरह से यहाँ पे मैंने लिखा। अब यहाँ पे क्या देखा आपने भाई, फॉर पॉइंट चार्ज आप क्या कहते थे, पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r, बट फॉर डाइपोल आप कहोगे v इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन, जल्दी से घटे भाई, r स्क्वायर। दिस डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ r ऑल्सो। कौन जल्दी घटेगा, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, ये जल्दी घटेगा आप ऐसे बोलोगे, बट फॉर r ग्रेटर देन 1 ये जल्दी घटेगा। r ग्रेटर देन 1 के लिए धीरे धीरे डिक्रीज होगा, यानी 1 अपॉन r ऐसे बनाओगे तो 1 अपॉन आर स्क्वायर ऐसे बनेगा, ज्यादा कम होगा, ठीक है। ये 1 अपॉन आर स्क्वायर से, ये 1 अपॉन आर, बट r ग्रेटर देन 1, r लेस देन 1 के लिए उल्टा हो जाएगा, ये बड़ा मिलेगा या छोटा मिलेगा, ठीक। ये तो आपको मैंने कल बताया था, इसलिए कोई डाउट नहीं है। आप ये यहाँ पे फोकस कर सकते हो, बिल्कुल इसका स्क्रीन शॉट ले लो, और हम लोग अब एक्सिस और डाइपोल की बात भी कर देते हैं, क्योंकि लास्ट बात वही इसमें होनी बाकी है। चलो जल्दी करो, चलो बच्चों हो गया। पीके कॉस थीटा रोड पे 2 बार गिरा, AP कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यह शॉर्टकट है। कॉस थीटा एक डिप्रेशन या पागल या बुरा इंसान मान, उसने पिया, पी के रोड पे 2 बार गिरा। कौन गिरा था बेटा? कॉस थीटा। इसीलिए हम इक्वेशन याद रखेंगे, V इज इक्वल्स टू AP cos थीटा, AP cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब
हम लोग चर्चा करेंगे, चर्चा, चाय पे चर्चा नहीं, हम लोग टॉपिक पे चर्चा करेंगे। हम प्रधानमंत्री नहीं, हम कॉमन मैन हैं। हम चाय पे चर्चा नहीं करेंगे, हम किस पे चर्चा करेंगे? टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो डाइपोल की एक्सिस आपको दिख रही है, मैंने ड्रॉ कर दी, और ये डाइपोल का इक्वेटर। मान लो ये जो पॉइंट P है वो एक्सिस पे हो, तो एक्सिस पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बनेंगी। मान लो ये पॉइंट यहां है, जिसको हम P1 बोलते हैं, यहां आ गया। तो देखो अभी की स्थिति क्या है, ये जो उंगलियां हैं मैं वो वेक्टर की डायरेक्शन बताता हूं, ये P और ये R। अगर ये पॉइंट एक्सिस पे आ जाए इस जगह, तो एंगल कितना बन जाएगा बताओ? P और R के एंगल थीटा है। अगर ये P इधर आ गया P1 की जगह, तो एंगल कितना बन गया? 0। यस, तो यहां पे मैं लिखूंगा थीटा इज इक्वल टू P1 के लिए, P1 के लिए थीटा इज इक्वल टू 0। और यही अगर एक्सिस पे पॉइंट इधर होता P2 की जगह, तो P2 के लिए थीटा क्या लिखते हैं आप बताओ? तो आप लिखोगे, देखो ये P है और ये R। अब इधर P2 इधर है, तो मैं ऐसे घुमा के ऐसे आऊं, तो एंगल कितना हुआ? P और R के बीच में ऑपोजिट हो गए दोनों, 180। यस, थीटा इज 180 डिग्री। अब V क्या लिखा जाएगा? एक्सिस पे थीटा 0 होता, cos 0 क्या मिलेगा? 1। तो आप लिखोगे प्लस KP अपॉन R स्क्वायर व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0। अब थीटा इज इक्वल टू 180 है बेटा, तो cos 180 कितना होगा? -1। तो -1 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस KP अपॉन R स्क्वायर। ठीक है? यस, इन दोनों को कंबाइन करके सिर्फ एक्सिस पे लिखना हो तो आप क्या लिख सकते हो? प्लस और माइनस KP अपॉन R स्क्वायर। जब R अलोंग द P हो तो प्लस, एंड R अपोजिट टू द P हो तो माइनस। समझ में आ गया? दूसरा जो पार्ट रहेगा वो किसके लिए रहेगा बेटा? इक्वेटर के लिए रहेगा। When we are discussing about equator, then you all know यहाँ पे बेटा क्या एंगल है? थीटा, P और R। अगर इक्वेटर पे पॉइंट यहाँ पे आता है मान लो, तो क्या होगा? एंगल 90 यहाँ चला जाए तो मान लो प्लस 90 या माइनस, यानी या 270। ऐसे अगर ऐसे घुमा रहे हो तो ये 90, तो फिर ऐसे घूम के इधर आया तो 270, पर उसका कोई मीनिंग नहीं है। क्यों? थीटा या तो 90 डिग्री होगा या 270, पर उसका कोई मीनिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि V क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा बेटा, क्योंकि cos 90 और 270 दोनों 0 होते हैं। इसका कंक्लूजन ये होता है, इक्वेटर पे पोटेंशियल हमेशा 0 होगा। इंपॉर्टेंट है ये बात, ध्यान रखना, आगे याद करवाऊंगा और एक टॉपिक में ये यूज करेंगे हम लोग। बट अभी के लिए इतना ही याद रखो, इक्वेटर पे 0 और एक्सिस पे प्लस और माइनस KP अपॉन R स्क्वायर होता है। सिंपल ना? तो ये 4 मार्क की थियरी आपकी कंप्लीट हो गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से।